Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज मैं आप लोगों को ओवरव्यू ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताने वाला हूँ कि इस कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअली है क्या, या GACAP मीन्स जनरली एक्सेप्टेड कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, देखिए ये जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आप लोग को लगता होगा कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाता है, CAS मीन्स कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट ऐसा नहीं है। ये जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, ये ICMAI नहीं बनाता है, इसे बनाने वाला है CASB मीन्स कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, यही है जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। और ये देखिए GACAP क्या है। GACAP होता है जनरली एक्सेप्टेड कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जिस तरह से हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसी तरह से कोस्टिंग में है जनरली एक्सेप्टेड कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन्स रूल्स रेगुलेशन आपको जैसा बोल रहा है, जैसे कि अकाउंट्स में बोलता है जैसे एस, वैसे ही हम लोग सम वगैरह कैलकुलेट करते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन होता है हम उसे फॉलो करते हैं। वैसा ही जैसा कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा वैसा ही हम लोग GACAP यूज़ करेंगे। अब देखिए क्या है यहाँ पे, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट आर डिजाइन टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन कोस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अब पहले ये जानते हैं कि यूनिफॉर्मिटी क्या होता है। यूनिफॉर्मिटी क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी मतलब ये होता है ना कि अगर कोई भी इंडस्ट्री आप इंडस्ट्री ले लीजिए जहाँ की सेम या सिमिलर कोई भी अगर टेक्निक यूज किया जा रहा है, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री है, सेम टेक्निक यूज किया जा रहा है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में जैसे अल्ट्राटेक सेम टेक्निक यूज़ कर रहा है, और भी अंबुजा सीमेंट है वो भी सेम यूज़ कर रहा है, ACC सेम यूज़ कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्मिटी हुआ। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी मतलब ये होता है कि एक कंपनी है जो कि पिछले कई साल से सेम ही रूल्स रेगुलेशन बोलिए या टेक्निक बोलिए यूज़ कर रहा है या करने वाला है। जैसे कि पहले भी फीफो यूज़ करता था और आज भी फीफो मेथड ही यूज़ कर रहा है, और अगर पहले बेतेड मेथड अगर पहले यूज़ करता था तो आज भी बेतेड मेथड ही यूज़ करता है, तो एक कंसिस्टेंसी हो गया। जैसे ये बोलता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द नीड्स फॉर अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू द मेजरमेंट ऑफ कोस्ट इन मैन्युफैक्चर एंड सर्विस सेक्टर। ये जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, दोनों को मेजर करता है ये। फिर यहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आते हैं, देखिए क्या बोलता है, क्लासिफिकेशन मेजरमेंट असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस हैज कॉन्स्टिट्यूटेड कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड with the objective of formulating cost accounting standard, keeping in view latest legal and contemporary development. Cost accounting standard board develop cost accounting standard। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है ना, यही कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। आज तक आप लोग को लग रहा हो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट बनाता है कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट ऐसा नहीं है। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। अब कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है, ये देख लीजिए। प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मेजरमेंट ऑफ कोस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या सर्विस इंडस्ट्री। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है इसका, मेजर करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, दोनों को मेजर करता है। इंटीग्रेट करता है मतलब सबको एक साथ जोड़ता है, हार्मोनाइज करता है एंड स्टैंडर्डाइज कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस फॉलो करता है। प्रोवाइड गाइडेंस टू यूजर्स टू अचीव यूनिफॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी
इन क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट। सो ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कुछ फीचर्स दिया हुआ है। यहाँ आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसिस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। जितना भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, जो CASB मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो जो इश्यू किया है, उसमें अभी तक 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू किया है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है कि मतलब हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, मतलब एक तरह का फॉर्मेट समझ लीजिए। पहला इंट्रोडक्शन दिया रहेगा, दूसरा में ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यूइंग स्टैंडर्ड, थर्ड वन इज स्कोप दिया रहेगा उस स्टैंडर्ड का, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, डेफिनेशन दिया रहेगा, उसके बाद डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड दिया रहेगा, उसके बाद प्रिंसिपल दिया रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, असाइनमेंट दिया रहेगा, एंड लास्ट वन इज डिस्क्लोजर दिया रहेगा। अभी तक 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हो चुका है। फर्स्ट वन इज CAS1 इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, जैसे कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन होता है ना अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉस्ट, मीन्स नेचर मीन्स जैसे कि जो नेचर ऑफ कॉस्ट से जो क्लासिफाई किया गया है, तो जैसे होता है कि फिक्स कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो ओवरहेड हो गया। मतलब ऐसा होता है कि मतलब मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया, तो और भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फंक्शन से रिलेटेड इसका क्लासिफिकेशन होता है। ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन कि प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है। ये सब CAS1 में डिफाइन किया गया है। अब CAS2 कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन होता है, हर एक कैपेसिटी डिटरमाइन करता है। जैसे कि हम लोग इंटर में पढ़ते हैं ओवरहेड चैप्टर में, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं ना, वो कैपेसिटी डिटर्मिनेशन ही हम लोग करते हैं वहाँ पे। CS2 हो गया। अब CAS3 प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, जो ओवरहेड हम लोग जो पढ़ते हैं तो वो भी CS3 में हो गया। अब CAS4, ये CAS4 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। ये जो जनरली पहले जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले आया था वो एक्साइज के लिए आया था, जो पहले की जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो कंपनी प्रोड्यूस करता था और खुद ही कंज्यूम करता था उसी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो जनरली इस स्टैंडर्ड उसी के लिए आया था, एक्साइज के लिए। बट एक्साइज खत्म होने के बावजूद अभी भी ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी भी एग्जिस्ट करता है, ये GST के लिए एप्लीकेबल कर दिया। CS5 एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। CAS6 मटेरियल कॉस्ट होता है। मटेरियल कॉस्ट जैसे कि कोई भी मटेरियल का क्या कॉस्ट होता है, जैसे कि हम लोग इंटर में पढ़ते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि मिनिमम कितना पैसा में हम लोग एक मटेरियल बना सकते हैं। CAS7 एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट में होता है कि कितना एक एम्प्लॉय का कॉस्ट आएगा एक मटेरियल बनाने में, या एक महीना में एक कितना आएगा, तो एम्प्लॉय कॉस्ट होता है। जैसे हम लोग बहुत सारा एम्प्लॉय कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, रोहन प्लान होता है, हेल्से प्लान होता है, मेरिक प्लान होता है, तो ये सब इंटर में ये सबका चैप्टर है, इंडिविजुअल चैप्टर है। अब CAS8 कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, CS9 पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, CS10 डायरेक्ट एक्सपेंस, CS11 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, CS12 रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, CS13 कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर, CS14 पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट, CS15 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, CS16 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो टेंजेबल एसेट पे चार्ज किया जाता है, ये जो अमोर्टाइजेशन होता है वो इनटेंजेबल एसेट पे चार्ज किया जाता है। अमोर्टाइजेशन जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब पे अमोर्टाइजेशन यूज होता है। CS17 इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, CS18 रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, CS19 जॉइंट कॉस्ट।
जैसे देखिए जॉइंट कॉस्ट हो जाता है। जैसे बहुत सारा जो कॉस्ट होता है, जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट बनाता है तो जॉइंट प्रोडक्ट होता है। अगर उसी प्रोडक्ट से अगर कोई एक और प्रोडक्ट बना बट उसको सेम रेट में हम लोग नहीं बेच सकते हैं, उसको बाय प्रोडक्ट बोला जाता है। CS20 रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हो गया, CS21 क्वालिटी कंट्रोल, CS22 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, CS23 ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट, CS24 ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। और इसका हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जितना भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक एग्जिस्ट करता है, तो ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेम फॉर्मेट है। पहला इंट्रोडक्शन रहेगा, द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड टेल्स एज टू व्हाट द सब्जेक्ट मैटर एंड स्टैंडर्ड डील्स विद। पहला इंट्रोडक्शन रहेगा उस स्टैंडर्ड का। सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा उस स्टैंडर्ड का। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड एक्सप्लेन द वे ऑफ ब्रिंग इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी तो बताया था कि कोई एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा कंपनी आता है, तो सब कंपनी एक ही तरह का यूज़ करता है। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि बहुत सारा कंपनी होता है। कंसिस्टेंसी जैसे होता है कि एक कंपनी है जो बहुत साल से सेम रूल्स एंड रेगुलेशन यूज़ करता जा रहा है। जैसे कि पहले भी FIFO यूज़ करता था, आज भी FIFO यूज़ करता है, या पहले वेटेड यूज़ करता तो आज भी वेटेड मेथड यूज़ कर रहा है, तो वो कंसिस्टेंसी होता है। थर्ड स्कोप, द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड दैट इट शैल बी अप्लाइड टू द कॉस्ट स्टेटमेंट। डेफिनेशन दिया रहेगा, डेफिनेशन आर द टर्म्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द स्टैंडर्ड। डेफिनेशन जैसे कि हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट का डेफिनेशन दिया रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल का डेफिनेशन दिया रहेगा, डायरेक्ट लेबर का दिया रहेगा, तो ये सब डेफिनेशन दिया रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट स्पेसिफाई द वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ वेरियस एलिमेंट। जैसे कि कॉमनली एनी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शैल नॉट इंक्लूड एबनॉर्मल कॉस्ट। तो मेजर करता है सब कॉस्ट को, बट एबनॉर्मल जो कॉस्ट होता है ना वो इंक्लूड नहीं होता है। और जो बहुत सारा और भी मेजर करता है, जैसे जो कैश डिस्काउंट वगैरह होता है वो भी इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म में होता है, इसलिए इसको भी यूज किया नहीं जाता है। नेक्स्ट वन असाइनमेंट होता है, प्रेजेंटेशन होता है, डिस्क्लोजर होता है, फिर इफेक्टिव डेट होता है। इफेक्टिव डेट मतलब होता है कि किस दिन से ये स्टैंडर्ड लागू हुआ, मतलब इम्प्लीमेंट हुआ। इफेक्टिव डेट फॉर ऑल द स्टैंडर्ड कॉमनली विल बी गिवन एट द एंड विच इज़ द स्पेसिफाइड डेट ऑफ कमेंसमेंट। जिस दिन से कमेंस मीन्स लागू हुआ या इन्फोर्समेंट हुआ। सो फ्रेंड, ओवरव्यू जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेपरेट रिवीजन चाहिए तो मेरा जो भी डिवीज़न लेक्चर है आप देख सकते हैं। इस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ अपने फ्रेंड लोग को भी आप शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू।